मॉर्निंग एवरीवन, ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सैंपल को कंप्लीट कर लिया था। कैसे तुम्हारे पास सैंपल जो है उसमें एक से ज़्यादा मिक्सर प्रेजेंट हो अलग अलग सब्सटेंसेस के, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं उस चीज़ के बारे में देख लिया था। अब हम लोगों के पास बिल्कुल से एक मोल कंसेप्ट का जो लास्ट टॉपिक है, बिल्कुल से अलग टॉपिक है, इसका कोई रिलेशन नहीं है बाकी टॉपिक से और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग तुमको हर एक फिजिकल केमिस्ट्री के आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और ये क्लास 12th तक जब तुम एंड करोगे तब तक तुमको ये तड़पाता रहेगा, ऐसा टॉपिक है। ठीक है, तो ज्यादा डरने वाली कोई बात है नहीं, ऐसा नहीं है मैं डरा रहा हूं तुम लोगों को, बस बता रहा हूं कि तुम्हारे पास ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आवाज क्लियर है। तो हम लोग के पास नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, इससे पहले कि हम लोग इस टॉपिक को आगे पढ़ना स्टार्ट करें, क्या है तुम्हारे पास ये जो वर्ड आता है सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का वर्ड का मतलब क्या है, सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास ये एक बीकर है, क्या है, मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर पानी है, वाटर, प्योर वाटर, कि इसमें क्या है, केवल वाटर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तुम्हारे पास एक प्योर वाटर है, हाँ है ना। अब अगर मैं इसके ऊपर से क्या करूं, ऊपर से मैं सॉल्ट डाल दूं, क्या करूं, ऊपर से मैं इस वाटर के अंदर, ये जो वाटर है इसके अंदर क्या करूं बेटा, मैं सॉल्ट को ऊपर से पोर कर दूं, ऊपर से डालना स्टार्ट करूं, तो जो सॉल्ट है वो और उसको मिक्स कर दूं, तो यहां पर मान लीजिए दूसरा जो कंटेनर बना, ये तुम्हारे पास जो पानी बनेगा, मान लीजिए ये प्योर वाटर है और ये तुम्हारे पास सॉल्ट के साथ वाटर है, ये क्या है, सॉल्टेड वाटर। ये क्या है, पहले वाला सॉल्टेड वाटर है और ये दूसरा तुम्हारे पास क्या है बेटा, प्योर वाटर, बराबर है। ओके, तो यहां पर जो सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन तुम्हारे पास बहुत ही सिंपल से वर्ड में बोले तो ये क्या है, तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा अलग अलग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सर, समझे कि नहीं। देखो, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजीनियस जो मिक्सर होता है, जो आपस में एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, समझे क्या, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। इसके अंदर तुम्हारे पास सिंपल वर्ड्स में और बोलें तो जो हर एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, कंपोनेंट है, जैसे हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट जैसे सॉल्ट है, तुम लोग एक बार सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या तुम पहचान सकते हो कि क्या सॉल्ट का पार्टिकल कौन सा है, क्या पहचान सकते हैं कि सॉल्ट का पार्टिकल कौन सा है, नहीं पहचान सकते, बराबर है कि नहीं। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। होमोजेनियस मिक्सर का मतलब ये है, ठीक है, तो ये होता है सॉल्यूशन। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, सॉल्यूशन तुम्हारे पास बेटा दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो या दो से ज्यादा तुम्हारे पास कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सर, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, समझे कि नहीं। तो एक काम करो, सबसे पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है उसके बारे में लिख लो, लिखिए सॉल्यूशन के बारे में, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सर, लिखिए, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सर ऑफ two or more components, two or more components, it is a homogeneous mixture of two or more components in which each component lose their identity, in which each component lose
their identity and unable to separate them by नॉर्मल मेथड्स। जैसे कि अब तुम पानी को और सोल्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा सोल्ट जो है पूरा डिजोल्व हो गया तो, है ना, और उसके जो सोल्ट के पार्टिकल्स को भी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं? इस चीज को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ऐसा बात नहीं है कि सोल्ट और वाटर को हम लोग सेपरेट ही नहीं कर सकते, सेपरेट कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से हम सेपरेट नहीं कर सकते, मैंने ये बात बोली। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। क्या? सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक तो तुमने किसके अंदर डिसॉल्व किया, एक तुमने किसको डिसॉल्व किया। तो सॉल्यूशन जो है तुम्हारे पास दो चीजों से मिलकर के बनता है बेटा। कौन कौन से? सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, क्लास 9 10 में पढ़ते हैं। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो सॉल्यूट वर्ड है, सॉल्यूट का मतलब क्या है? सॉल्यूट क्या होता है बेटा? वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो। क्या? वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या होगा तुम्हारे पास? सब्सटेंस which is present in less amount। जो कम अमाउंट में सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। जबकि तुम्हारे पास दूसरा सब्सटेंस जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। काफी देखो ट्रिकी टॉपिक है, इसको थोड़ा सा मैं स्लो लेकर के चलूंगा। सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा? सॉल्यूशन क्या होता है? सबसे पहले सॉल्यूशन तुम्हारे पास दो या दो से ज्यादा होमोजेनियस सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास दो चीजों से मिलकर के बना होता है, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। बराबर है? चलिए, सॉल्यूट क्या होता है? जो तुम्हारे पास लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, है ना। और जो सॉल्यूट होता है वो क्या करता है? लास्ट में जो सॉल्वेंट होता है उसी का फेज ऑब्टेन कर लेता है। जैसे कि तुम्हारे पास सोल्ट पहले क्या है? सॉलिड है, लेकिन डिजोल्व होने के बाद पता नहीं चल रहा है सॉलिड है कि नहीं। जैसे पानी के अंदर हमने क्या किया? डिजोल्व किया, उसके बाद जो सॉलिड है वो गायब हो गया। बराबर है कि नहीं? उसने वाटर का फेज ले लिया। समझेगा? तो जो सॉल्यूट होता है वो क्या करता है? अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। ये था बेसिक सा पार्ट। चलिए इसको फटाफट नोट करिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास कितने तरह के होते हैं? बेटा हम लोग सॉल्यूशन को दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, जो पहला टाइप है हमारे पास वो क्या है कि तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर कंपोनेंट्स कितने हैं उसके बेसिस के ऊपर। सबसे पहला जो टाइप है तुम्हारे पास वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसे कि तुम्हारे पास इसमें हम लोग बेसिकली कई तरह के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे देखिए बाइनरी सॉल्यूशन, एक हमारे पास होता है बाइनरी सॉल्यूशन। एक हमारे पास वर्ड आता है, वर्ड तो सुने होंगे ये, टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन एटसेट्रा।
बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बाइनरी, बाई जो वर्ड है ये तुम इससे समझ सकते हो, मतलब दो, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर टोटल कितने कंपोनेंट्स हो? दो कंपोनेंट्स हो, उनको हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक क्या होगा? एक सॉल्यूट और दूसरा क्या होगा? सॉल्वेंट। एक कंपोनेंट हमारे पास क्या? सॉल्यूट, जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन के अंदर नाम से पता चल रहा है टोटल कितने कंपोनेंट्स होंगे? 3 कंपोनेंट्स, बराबर है कि नहीं? कितने कंपोनेंट्स? 3 कंपोनेंट्स। कोई बोल सकता है कि सर अच्छा अभी इसमें कैसे है कि एक सॉल्यूट दो सॉल्वेंट, या दो सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, हाँ है ना? तभी तो, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे के सारे इस पूरा का पूरा तीनों सॉल्वेंट ही हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए, तो देखिए टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट हमेशा कोई भी सॉल्यूशन हो उसके अंदर एक ही रहेगा, ये ध्यान में रखना, इस चीज को अपने माइंड में बैठा लेना। चाहे तुम्हारे पास टर्नरी हो, क्वाटरनरी हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, उसमें सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? एक ही होगा। तो तुम्हारे पास टर्नरी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सॉल्वेंट हो और दो सॉल्यूट हो, उसको हम बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, बराबर है? कोई बोलेगा सर ऐसे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे हम लोग शिकंजी बनाते हैं, बराबर है कि शिकंजी बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? जो पानी लिया, पानी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? चीनी भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, फिर नींबू भी डालते हैं, बराबर है कि नहीं? उन सबको हम लोग डिसॉल्व करते हैं। तो बेसिकली वहां पर क्या है? पानी तो हमारा क्या है? सॉल्वेंट, जबकि नींबू, तुम्हारे पास जो तुमने नमक डाला, सॉल्ट, शुगर, ये सब क्या है? सॉल्यूट। तो वहां पर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट, दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, हाँ है ना? लेकिन एक सॉल्यूशन बना। चलिए, क्वाटरनरी सॉल्यूशन क्या होगा? जिसके अंदर 3 सॉल्यूट प्रेजेंट हो और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोग को मेनली डील करना होगा बाइनरी सॉल्यूशन के साथ। हम लोग मतलब ऐसे सिंपल सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, उनके साथ हमको डील करना है। कभी कभी अगर तुमको ज्यादा थोड़ा अच्छा अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चंस बनाने होंगे तो टर्नरी सॉल्यूशन दे सकता है, वरना नहीं। तो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होते हैं? बेसिकली क्वाटरनरी, और ये तुम्हारे पास आसान से शब्दों में बोले जिसके अंदर एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो। बाइनरी सॉल्यूशन जिसके अंदर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट हो। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो। क्वाटरनरी सॉल्यूशन जिसमें 3 सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था हमारे पास पहले टाइप का सॉल्यूशन, जिसमें क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। चलिए दूसरा लिखिए फटाफट इसको। सेकंड हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है बेटा, वो है, सेकंड वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना अमाउंट है उसके बेसिस पे हम लोग दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन हम लोग डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास, इसको भी हम लोग दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो तुम्हारे पास क्या? एक डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये सब वर्ड जो है तुम्हारे क्वेश्चंस के अंदर लिखे रहेंगे, इसलिए पहले बता रहा हूं। दूसरा हमारे पास है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर तुम्हारा जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट क्या हो? बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो, बहुत लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। किसके रेस्पेक्ट में? सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, है ना? तो ये भी लिख लीजिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तुम्हारे पास ऐसे सिंपल आगे वर्ड में लिखा होगा DIL। क्लास 10th में तुम लोगों ने देखा होगा कि तुम्हारे जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर के अंदर तुम्हारे डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3, ऐसे कहीं कहीं पे तुम्हारे वर्ड लिखे हुए थे। तो उनका मतलब क्या था ये आज समझ लीजिए।
तो डाइल्यूट का मतलब क्या है यहां पर कि तुम्हारे पास ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ solute is present with respect to किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हो विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो तुम्हारे पास लार्ज अमाउंट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इस चीज को भी लिख लीजिए, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में बेटा, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यह था हमारे पास बेसिक टाइप का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग जो कंसंट्रेशन की बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन यहां पर सब कुछ वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, बात जो भी हम बात करते हैं वो किसके रेस्पेक्ट में होगी, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। कंसंट्रेशन का यहां पर मतलब क्या है कि तुमने कितना अमाउंट, जैसे पानी के अंदर तुम लोग क्या कर रहे हो, मान लीजिए नमक मिला रहे हो, बराबर है कि नहीं। मान लीजिए पानी के अंदर आप नमक मिला रहे हैं, तो आपने 1 चुटकी नमक मिलाया, 2 चुटकी नमक मिलाया या 3 चुटकी नमक मिलाया, और जो पानी है वो कितना सॉल्टेड है, बराबर है कि नहीं। पानी जो है वो कितना ज्यादा सॉल्टेड अमाउंट में प्रेजेंट है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि तुमने कितना नमक मिलाया है उस सॉल्यूशन के अंदर, बराबर है कि नहीं। तुमने वाटर जो है उसके अंदर आपने कितना अमाउंट सॉल्यूट का मिलाया है, मतलब तुमने सॉल्ट का कितना अमाउंट उसका वाटर में मिलाया है, उसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कौन, कि तुम्हारा जो सॉल्यूशन बना वो कितना सॉल्टेड है, बराबर है कि नहीं। तो जो हम कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे, तो कंसंट्रेशन हम किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गई। तो बेसिकली कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, इस चीज को लिख लीजिए। कंसंट्रेशन इट इज डिफाइंड, कंसंट्रेशन का मतलब लिखिए सबसे पहले, इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू, इट इज डिफाइंड विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूट, विथ रेस्पेक्ट टू द सॉल्यूट in which, with respect to the solute, या फिर यहीं तक लिखिए with respect to the solute। तो बेसिकली हम लोग जब कंसंट्रेशन की बात करेंगे, तो कंसंट्रेशन हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट का मास, उसके मोल्स। देखो अगर मास पता होगा तो सॉल्यूट का, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास अगर हमको पता हो तो उसके मोल्स भी आ सकते हैं, अगर हमको डेंसिटी पता हो तो उसका वॉल्यूम भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक जगह पर हम लोग यहां पर देखेंगे, तुम्हारे पास एक जगह सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन किया है हम लोग, बाकी जो कंसंट्रेशन है उसका जनरल फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग दो, और कंसंट्रेशन जो है हम लोग उसके 2 टर्म्स अलग अलग पढ़ेंगे। यहां पर कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक हमारे पास है कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंट कैटेगरी, या फिर हम ये सिंपल बोलें तो वॉल्यूम रिलेटेड। एक हमारे पास है वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, और दूसरे हमारे पास है मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। बेटा वॉल्यूम रिलेटेड जो है, अब देखिए, जैसे देखिए आप वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग की पानी की बोतल या फिर कहीं पे जैसे पाइप्स को अगर हम आपस में लगाते हैं, तो
अगर आपस में एक दूसरे के अंदर फिट नहीं होते उनको हम लोग गर्म करते हैं, है ना। गर्म करने से क्या होता है, वो थोड़े से एक्सपेंड कर जाते हैं। एक्सपेंड कर गए मतलब थोड़ा वॉल्यूम चेंज हो गया, बराबर है कि नहीं। एक्सपेंड कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो गई उनकी, चेंज हो गई। तो जो तुम्हारा वॉल्यूम है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मास जो है वो तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। आज अगर आपका मास 50 kg है तो वो कहीं और पे जाओगे तो मास वो चेंज नहीं होगा, वो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होता होगा कि तुम्हारे रात में ठंडा हो गया तो तुम्हारा टेम्परेचर, तुम्हारा जो मास है वो कम हो गया, थोड़ा दिन में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा तो तुम्हारा मास ज्यादा हो गया, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो तुम्हारे पास वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और जो मास रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे वो सब क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। वो सब क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है, ठीक है। इसको हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म बेसिक ओवरव्यू दे रहे हैं अभी। तो तुम्हारे पास हम लोग यहाँ पर कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। ये जो कंसंट्रेशन है इसी को अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम से निकालते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो तुम्हारे पास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम। एक हमारे पास होगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, दूसरा हमारे पास होगा परसेंटेज, इसको हम लोग और सिंपल किस फॉर्म में लिखते हैं, परसेंटेज V बाय V। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मोलेरिटी। अभी इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी, ठीक है। चलिए, ये होगी हमारे पास वॉल्यूम रिलेटेड। इन सब के अंदर वॉल्यूम का टर्म कहीं ना कहीं पर आएगा। ये सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसको हम लोग किस कैटेगरी में डाल रहे हैं, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। यहाँ पर दूसरे हमारे पास जो है मास रिलेटेड। मास रिलेटेड के अंदर हम लोग एक बात करेंगे सबसे पहले परसेंटेज वेट बाय वेट, क्या, परसेंटेज वेट बाय वेट। दूसरा हम लोग यहां पर बात करेंगे मोल फ्रैक्शन का। थर्ड हम लोग यहां पर बात करेंगे किसका, मोलेलिटी। देखो दोनों में डिफरेंस है, यहां पर क्या है, मोलेरिटी RITY है, यहां पर LIL मोलेलिटी LITY है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे इसी में कंफ्यूजन में रहते हैं अक्सर। देन हमारे पास जो इसमें लास्ट रहेगा वो रहेगा पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो ये हम लोग दो अलग अलग, एक तुम्हारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जिसमें वॉल्यूम के टर्म आते हैं। वॉल्यूम के टर्म किस किस के अंदर आएंगे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम में, मतलब V बाय V, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी। इस चैप्टर के अंदर अभी हम लोग इन तीनों के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी के बारे में हम लोग आगे जाकर के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे रिडॉक्स के अंदर। देन फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। चलिए काम करते हैं, एक एक करके सबको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बाय वॉल्यूम, सबसे पहले हेडिंग डालिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम। देखिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर एक आगे आने वाले चैप्टर्स में इसका जो यूज है वो तुमको देखने को मिलेगा। तो लगभग पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में तुमको इसका यूज देखने को मिलेगा, तो अच्छे से पढ़ना है इस चीज को। सबसे पहले हमारे पास अब जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। क्या, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग अगर शॉर्ट टर्म में लिखेंगे तो ये तुमको कई जगह पर कैसे कैसे लिखा हुआ मिलेगा, परसेंटेज V बाय V। क्या, परसेंटेज V बाय V। तो ये होता क्या है, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग। अभी जो मैंने बताया कंसंट्रेशन, अभी ऊपर में लिखा हुआ ही है,
यहां पर ऊपर में जो V है ये भी किस चीज को तुम्हारा डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को। जो नीचे में V है ये भी किस चीज को डिनोट कर रहा है, वॉल्यूम को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर पार्ट ऑफ तुम्हारे पास 100 पर पार्ट मतलब तुम्हारा 100 ml। ठीक है, क्योंकि देखो परसेंटेज की बात कर रहे हो मतलब तुम 100 के रेस्पेक्ट में बात करते हो, हाँ है ना। तो पर पार्ट पर 100 में तुमने कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितनी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को तुमने डिसॉल्व किया, उस चीज को हम बोलते हैं परसेंटेज V बाय V या फिर परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो इस चीज को लिखिए, इस चीज को लिखिए, it is defined as the volume of solute it is defined as the volume of solute dissolved in per part of solution। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लिखें परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसको हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो किसके अंदर, ये भी ध्यान में रखना, इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का ml भी, वॉल्यूम भी किसमें, इन ml इंटू 100। ये होगा हमारा परसेंटेज V बाय V। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे कि मेरे पास यहां पर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए 30% बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। इस चीज का मतलब क्या है, सबसे पहले देखिए यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश करना। चलिए यूरिया की जगह मैं एक काम करता हूं, दूसरा इथेनॉल लिख देता हूं, मान लीजिए इथेनॉल है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर 30 कुछ भी नहीं बोला गया है, मतलब तुम्हारे पास वो जो यहां पर हम जो भी वॉल्यूम सॉल्यूट जो डिफाइन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन के, और वो कितना पार्ट, 100 पर पार्ट मतलब 100 के रेस्पेक्ट में हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर 30% बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, इसका मतलब क्या है कि 30 ml ऑफ इथेनॉल। इसका मतलब क्या है, यहां पर सबसे पहले वर्ड जो सिंबल, ये जो लैंग्वेज लिखी जाएगी इस चीज को समझना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है, 30 ml ऑफ इथेनॉल इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इज डिजॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझे कि नहीं। अब देखिए अगर कुछ भी नहीं बोला है, इसका मतलब तुम्हारा बाय डिफॉल्ट जो सॉल्वेंट लेकर के चलोगे वो किसको लेकर के चलोगे, वाटर को। कुछ भी नहीं मेंशन किया, जब तक मेंशन नहीं करेगा तब तक हम लोगों को जो सॉल्वेंट है वो किसको लेकर के चलना है, वाटर। ठीक है, तो यहां पर देखो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलकर के बनता है बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो इससे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 ml, उसमें से आप सॉल्यूट यहां पर कौन है, इथेनॉल, तो इथेनॉल का वॉल्यूम कितना है 30 ml, 100 माइनस 30 तो ये कितना 70 ml, बराबर है। ये चीज भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली वर्ड का मतलब क्या होता है ये समझना जरूरी है। तुम्हारे पास 30% V बाई V लिखा हो, ये इसी चीज को V बाई V ऑफ इथेनॉल मान लीजिए, एक और लिख लीजिए, जैसे कि 40% V बाई V ऑफ यूरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, पहले तो तुम्हारे पास इसका मतलब क्या है इस चीज को समझना। तो देखिए अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा कि 40 V बाई V है, इसका मतलब क्या 40 ml ऑफ यूरिया। सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूट कौन है यहां पर, यूरिया। तो 40 ml ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन
इन किसमें 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इज डिजोल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट करिए, उसके बाद हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी से नोट करिए, देखिए आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है अब हमारे पास बेटा, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या फिर मैं बोलूं परसेंटेज V बाय V। ठीक है, सिंपल ऐसे ही बोल सकता हूं, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल when it's 60 ml is dissolved in 200 ml of water। जब हम लोग 60 ml इथेनॉल को 200 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए, पॉज करके अपने आप खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तुमको यहां पर सिंपल बेसिकली परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पूछा है। अब यहां पर कुछ भी नहीं बोला है, डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ वाटर, तो यहां पर वाटर क्या है, सॉल्वेंट। वाटर क्या है बेटा, सॉल्वेंट, और तुम्हारा जो सॉल्यूट है वो कौन है, इथेनॉल। सॉल्यूट क्या है, इथेनॉल। तो हम लोग अगर परसेंटेज V बाई V पूछा है, इसका बेसिक मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल। सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल वो कितना दिया है बेटा, क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन किया है 60 ml। सॉल्वेंट यहां पर कौन है, वाटर। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो कितना दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर वो कितना है, 200 ml, बराबर है। अगर आपको पूछा जाए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों के वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, 60 ml, प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इज 200 ml, तो 200 प्लस 60 इज 260 ml इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको निकालना है परसेंटेज V बाई V। यहां पर इस फॉर्मूले में पुट करिए, फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का वॉल्यूम किसमें, ml के अंदर कितना है, 60 ml, 60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नीचे में ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इसलिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बच्चे ये गलती करते हैं, तो देखना ध्यान से। सॉल्यूशन का वॉल्यूम इसलिए मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया, क्योंकि डायरेक्टली पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो तुम लोग, इनटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज V बाई V। ये जो भी सोल्व करने के बाद आएगा ये तुम्हारा बेसिकली आंसर आएगा। ठीक है, 0 से 0 उड़ गया, तो ये 3/13, 300 बाई 13, फिर ये तुम्हारे पास 13 2 जा 26, 4 0 13 3 जा 39, 1 फिर 0 0 पॉइंट ये 0 और 13 तरह 7 जा, तो लगभग 23.07 परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास परसेंटेज V बाय V, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए फटाफट इसको लिखने के बाद। लिख लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ solute, calculate the volume of solute dissolved in, calculate the volume of solute dissolved in 300 ml of
300 ml of water, 300 ml of water, 300 ml of water if percentage by volume, if percentage by volume of a solvent is 80%. If percentage by volume of solvent is 80%, अगर solvent परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है मतलब परसेंटेज V बाई V दिया है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए ये लिखा है सॉल्वेंट। अब कुछ बच्चे हो सकता है डायरेक्टली इस क्वेश्चन को समझ गए हों कि परसेंटेज, अब देखो जेई जो है वो यही करता है, चीजें आसान है, ये चीज जो कंसेप्ट है वो कितना आसान है, बस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन एमएल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल इनटू 100। अब कोई बोलेगा इसके ऊपर टफ क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए अब यहीं पर आपको लैंग्वेज में घुसा दिया। यहां पर मैंने जो क्लास में अभी शुरुआत में बोला कि हम लोग जो कंसंट्रेशन डिफाइन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, हाँ है ना, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट। अब यहां पर इसने लिख करके दे दिया साफ साफ परसेंटेज बाय वॉल्यूम, क्या लिखा है साफ साफ, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का परसेंटेज बाय वॉल्यूम कितना है, 80%। अगर सॉल्वेंट का परसेंटेज बाय वॉल्यूम 80% है तो सॉल्यूट का कितना होगा, 100 में से 80 माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वो कितना हो जाएगा, 20%, बराबर है कि नहीं। और पूछा क्या है, अमाउंट ऑफ या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड। अब हम लोग यहां पर परसेंटेज V बाई V निकालना जानते हैं, ये परसेंटेज बाय वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब क्या है, परसेंटेज V बाय V, बराबर है। चलिए ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, बराबर है कि नहीं। और यहां पर ये जो परसेंटेज V बाई V होगा ये किसके रिस्पेक्ट में होता है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ये चीज की गलती क्या करते हैं बच्चे करते हैं। अब यहां पर ये 20% दिया है, 20 इक्वल्स टू सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना डिसॉल्व किया, ये बात पूछी है, मान लेते हैं V वॉल्यूम डिसॉल्व किया, मानने में क्या जाता है VmL, ठीक है। नीचे में क्या लिखूं, क्वेश्चन में क्या लिखा मैंने कि 300 ml ऑफ सॉल्वेंट, कितना ml 300, तो नीचे में सॉल्वेंट का वॉल्यूम तुमको पता है कितना है 300, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा नीचे में वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 300 प्लस V इंटू 100। अब देखिए बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्व करिए तो 300 प्लस V इक्वल्स टू 5V, यहां से 4V इक्वल्स टू कितना 300, यहां से वॉल्यूम आ गया किसका, सॉल्यूट का, वो कितना आ गया बेटा तुम्हारा 75 ml। तो 75 ml ऑफ सॉल्यूट हमने डिसॉल्व किया होगा ताकि 20% बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमको ऑब्टेन हो इन 300 ml ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चे यहां पर क्या करते हैं, अगर इस चीज को नहीं समझते तो तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रहते। पहला मैं ऑप्शन दे देता तुम्हारे पास 80% के हिसाब से, 80% के हिसाब से करते तो तुम्हारे पास एक आंसर आता वॉल्यूम का, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कुछ बच्चे फिर क्या करते, चलो कुछ बच्चे हो सकता है 20% भी समझ जाते कि यहां पर 20 लेना है, नीचे में पता चलता 300 बस ले रहे हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं ले रहे, सिंपल 300 को लेकर के सोल्व कर लेते, तब भी एक आंसर आता, उसको भी ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा, वो चीज भी ऑप्शन में लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। एक होता कि तुम्हारे पास 80% लेते और 300 सिंपल लेते, तुम्हारे पास 80% इधर में और टोटल वॉल्यूम को 300 नीचे में सिंपल 300 लिख करके सॉल्व करते, उससे भी एक आंसर आएगा, उसको भी ऑप्शन में लिखा जाएगा, और एक ऑप्शन तुम्हारा जो करेक्ट रहेगा उसके हिसाब से। अब बच्चा सोल्व करेगा, दिमाग 4 तरीके से तुम कैसे भी लगा सकते हो, बराबर है कि नहीं। अब तुम्हारे ऊपर
तुम सोचोगे कि अरे हाँ मेरा तो ऑप्शन मैच हो रहा है, क्या तुम सोचोगे कि तुम्हारा तो ऑप्शन मैच हो रहा है, तुमने तो सही किया है, लेकिन तुम्हारे माइंड के साथ खेला जा रहा है, वो तुम नहीं समझ पा रहे हो। यहां पर क्या है कि पता है कि बच्चा कैसे कैसे सोच सकता है, उस हिसाब से ऑप्शन सारे क्रिएट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि तुम लोग, कई बार होता है ना, तुम लोग डीपीपी सोल्व करते हो, क्वेश्चन एग्जाम में जो पेपर दिए होंगे, अभी तक 2 पेपर दे चुके हो, तो इतना पता चल गया होगा कि हमारा कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाता है। वो तुम लोग को जबरदस्ती मैच करवाया जाता है। पता है कि बच्चा ऐसा गलती करेगा, ये सोच के अगर बच्चे ने ऐसा सोचा तो उसका आंसर क्या आएगा, उसके हिसाब से ऑप्शन, वही ऑप्शन रख दो। और वो ऑप्शन जनरली तुम्हारे पास, बच्चे गलती करते हैं, गलत सोचते हैं, ठीक है, और वो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन रखा जाता है, सबसे पहला ऑप्शन वही रहेगा, बाकी ऑप्शन देखेगा भी नहीं, बच्चा तुरंत टिक करके आगे बढ़ता है, और फिर बाद में पता चलता है कि अरे क्वेश्चन तो गलत हो गया। तो कोई बात नहीं, इसलिए कंसेप्ट को समझना जरूरी है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट, इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज, तो पहला कंसंट्रेशन टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। लिखिए कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम if 30 ml of if 30 ml of ethanol 30 ml of ethanol is dissolved, calculate the percentage by volume if 30% if 30 ml of ethanol is dissolved in 50 ml of is dissolved in 50 ml of water, is dissolved in 50 ml of water। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, calculate the percentage by volume if 30 ml of ethanol is dissolved in 50 ml of water, ठीक है। फटाफट सोल्व करिए, इसको मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन आसान है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम पूछा है, यहां पर सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल। इथेनॉल तुम्हारे पास क्या है, सॉल्यूट, उसका वॉल्यूम कितना है, इथेनॉल का वॉल्यूम कितना है क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना डिजोल्व किया, 30 ml, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर, जिसमें हमने इथेनॉल को डिजोल्व किया, उसका कितना वॉल्यूम है, 50 ml, ठीक है। तो यहां पर इथेनॉल क्या है, सॉल्यूट है, इथेनॉल क्या है बेटा, सॉल्यूट है, एंड H2O क्या है, सॉल्वेंट, H2O क्या है, सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यहां पर कितना, 30, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या होगा, 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 80। नीचे में ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्वेंट केवल एक जगह पे आता है, वो बाद में बताऊंगा अभी कहां आएगा, लेकिन अभी बाकी हर जगह क्या आता है, नीचे में सॉल्यूशन आता है, इनटू 100। देखो ये कितना आ गया, 300/8, तो ये सॉल्व करोगे कितना आएगा, 37.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए एक और, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वॉल्यूम, percentage by volume if 5 moles of glucose, if 5 moles of glucose, 5 moles of glucose is 5 moles of glucose is dissolved in 2 liter of water, in 2 liter of water, in 2 liter of water, और क्वेश्चन में मेंशन क्या है, डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज,
डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज इज 1.25 ग्राम पर ml। अब देखिए इसके ऊपर ये तुम्हारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये अलग वैरायटी आ गई। चलिए इसको सॉल्व करिए। क्या है क्वेश्चन में बेटा, अब तुमको यहां पर मोल्स दिए हैं, किसके? ग्लूकोज के मोल्स दिए हैं। वो कितने हैं? 5। ग्लूकोज का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, C6H12O6, ठीक है। और यहां पर ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट है हमारे पास बेटा वाटर। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और इसका वॉल्यूम भी दिया है कितना? 2 लीटर, मतलब इसको ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 2000 ml। कितना? 2000 ml। पूछा क्या है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, मतलब परसेंटेज V/V पूछा है। इसका मतलब सिंपल सा अभी हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या? सिंपल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। हाँ है ना। अब यहां पर सॉल्यूट का वॉल्यूम तो हमको पता ही नहीं है, यहां पर तो कुछ और ही दिया हुआ है, डेंसिटी दिया है, मास दिया है, इससे कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज किसके बराबर होगा? मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज, बराबर है कि नहीं? अब मास ऑफ ग्लूकोज पता है क्या? ग्लूकोज का मास भी नहीं दिया, मोल्स दिए हैं। तो बेटा ग्लूकोज का मोल्स दिए हैं तो मास हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे भाई? मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से जो मास आएगा मेरे पास वो क्या आएगा? उसके मोल्स कितने हैं? 5। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? सोल्व करो यहां से, ये आता है 180 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ग्लूकोज इज 1.25। इसको मैं सिंपल लिखने के लिए मैंने लिख दिया 5/4, ठीक है। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करूंगा तो 5 से 5 कट गया, 4 ऊपर में जाएगा तो ये कितना? 180 इंटू 4 ml। ये वॉल्यूम किस में आ गया? ml में। ग्राम पर ml दिया हुआ है डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से 18 4 से 72, तो 720 ml ऑफ ग्लूकोज। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज आ चुका है। अब मैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकाल सकता हूं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितना होगा बेटा? यहां पर वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज ऊपर में आएगा, कितना है? 720, ठीक है। 720 ml डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करूंगा? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का वॉल्यूम 720 ml, सॉल्वेंट का वॉल्यूम 2 लीटर में था, उसको ml में कन्वर्ट कर दिया मैंने, तो ml प्लस कैलकुलेट करो, ये कितना आ गया? 2720। 2720 इंटू 100, इसको सोल्व कर लीजिए तो 72 अपॉन 272, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये था हमारे पास पहला कंसंट्रेशन टर्म, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अगली क्लास में हम लोग बाकी के 2 कंसंट्रेशन टर्म और पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगली धीरे धीरे क्लासेस में हम लोग को यही पढ़ना है। तो अच्छे से पढ़िए, कंसेप्ट्स को क्लियर करिए, समझ के करना, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना बाद में परेशानी होगी इनमें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है बच्चों को इन्हीं चीजों में लास्ट तक परेशान रहते हैं। तुम कोई नया बैच नहीं है तुम लोगों का, तुम लोग में भी हो सकता है कुछ बच्चे परेशान रहेंगे इस चीज में, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बच्चे क्या है लास्ट तक इस चीज में परेशान रहते हैं। तो अगर इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है। गुड नाइट।